गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहली वीडियो में हमने जो सिंगर निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था उस मॉडल को पढ़ा था। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में मैंने पिछले मॉडलों में जितनी भी कमियां थीं उन कमियों को निकाल दिया और वो उसकी प्रोटीन की व्यवस्था के आधार पर उन्होंने बताया था कि यहाँ जो प्रोटीन की व्यवस्था पाई जाती है वो इस प्रकार से पाई जाती है। जो लिपिड होते हैं, फॉस्फोलिपिड जो होते हैं, वो यहाँ पर अनसैचुरेटेड होते हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी टेम्परेचर पर भी क्या होते हैं, अर्ध तरल अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रासायनिक संगठन की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो इसका रासायनिक संगठन प्रत्येक मेम्ब्रेन के लिए अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 50-50 का रेशो फिक्स होता है कि 50% यहाँ पर प्रोटीन होगी और 50% यहाँ पर लिपिड होंगे। ऐसा नहीं होता। ये प्रत्येक सेल के लिए अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें आरबीसी के अंदर, आरबीसी में जो प्रोटीन पाई जाती है वो प्रोटीन पाई जाती है 60% और लिपिड यहां पाया जाता है 40% प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ऐसे ही मांसपेशियों की सेल्स में देखें, यहां पर प्रोटीन पाई जाती है 65% और लिपिड पाया जाता है 35%। तो किसी भी कोशिका के अंदर पर्टिकुलर वो किस क्षेत्र की कोशिका है, हार्ट की है, मांसपेशियों की है, आरबीसी की है, एरिथ्रोसाइट है, कौन सी है, तो यहाँ पर प्रत्येक कोशिका में प्रोटीन का और लिपिड का जो परसेंटेज है, जो अनुपात है, वो अनुपात अलग अलग पाया जाता है। यहाँ किसी के भी अंदर फिक्स नहीं होता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका जो रासायनिक संगठन है, केमिकल जो कंपोजिशन है, वो किस किस से है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो दो चीज़ें तो हमको पता है, प्रोटीन भी है और लिपिड भी है। इसके अलावा यहाँ कौन कौन सी चीज़ हैं, तो इसके अलावा यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड के अलावा यहाँ एंजाइम और कार्बोहाइड्रेट भी उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंजाइम भी पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम कम मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में, और जिसमें एंजाइम की बात करें तो एंजाइम तो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, 0.01% के समथिंग ये पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट लगभग 5% या इससे भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो मेनली यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड ही पाए जाते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बात करें हम यहाँ लिपिड के अंदर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड पाए जाते हैं ये लिपिड किस प्रकार के होते हैं या फिर कौन से होते हैं। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड पाए जाते हैं, लिपिड बने किसके होते हैं, सबसे पहले तो फैटी एसिड, और प्लस ग्लिसरॉल।
फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल के बने हुए लिपिड होते हैं। यहाँ पर फैटी एसिड जो पाए जाते हैं वो अनसैचुरेटेड पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले पाए जाते हैं। अधिकतम सिंगल बॉन्ड वाले भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, और ये ग्लिसरॉल के साथ मिलकर के लिपिड्स का निर्माण करते हैं। यहाँ जो लिपिड पाए जाते हैं वो लिपिड पाए जाते हैं ग्लाइको फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोप्रोटीन और स्टेरॉल। यहाँ ये 3 प्रकार के लिपिड पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, फॉस्फोप्रोटीन वाले पाए जाते हैं और स्टेरॉल प्रकार के पाए जाते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ जो लिपिड होते हैं, ये लिपिड या तो उदासीन होते हैं या अम्लीय नेचर के होते हैं। या तो उदासीन होते हैं या फिर अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यहाँ जो उदासीन पाए जाते हैं, इन उदासीन लिपिड्स के ऊपर कोई आवेश नहीं होता। तो कैसे पाए जाते हैं ये? न्यूट्रल। उदासीन लिपिड के ऊपर, नाम से ही पता चल रहा है उदासीन है, न्यूट्रल है, कोई आवेश नहीं है, इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रल पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेसिथीन, स्फिंगोमाइलिन, लेसिथिन, स्फिंगोमाइलिन, ये कैसे हैं? उदासीन लिपिड हैं जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं पाया जाता। दूसरे पाए जाते हैं अम्लीय प्रकार के लिपिड। अम्लीय प्रकार के लिपिड होते हैं फॉस्फोप्रोटीन, और ये होते हैं उदासीन प्रकार के, और ये होते हैं अम्लीय प्रकार के। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, नेगेटिव आवेश पाया जाता है, ऋणात्मक आवेश वाले होते हैं। और ये लिपिड जो होते हैं ये प्रोटीन से बाउंड होते हैं, प्रोटीन से जुड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पर इन पर नेगेटिव चार्ज भी पाया जा रहा है प्रोटीन से बाउंड होने के कारण। फॉर एग्जाम्पल सल्फोलिपिड, फॉस्फेटिडिल, ये सभी क्या है? अम्लीय प्रकृति के हैं। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। इसके अलावा कार्डियोलिपिड भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इनके अगर हम वितरण की बात करें, तीनों के ही वितरण की, तो इनका वितरण असममित होता है। इनका वितरण असममित होता है, सममित नहीं पाया जाता, कैसे भी उपस्थित हो सकते हैं। अब इनका ये तो हो गए इनकी प्रकृति। तो यहाँ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से कार्यों को संपन्न करते हैं? अगर हम इनके कार्य की बात करें तो सबसे पहले तो लिपिड मेम्ब्रेन को संरचनात्मक ढांचा प्रदान करते हैं। इसकी जो संरचना है वो यहाँ पर लिपिड्स के द्वारा ही निर्मित हो रही है, ढांचा दे रहे हैं, एक सांचा प्रदान कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये संरचनात्मक ढांचा प्रदान करते हैं मेम्ब्रेन को।
किसको? मेम्ब्रेन को। उसके अलावा ये परिवहन में भी सहायक होते हैं। कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ बाहर से अंदर जाते हैं और अंदर से बाहर आते हैं, उनके परिवहन में भी लिपिड सहायक होते हैं। जब मैंने आपको ओवरटर्न मॉडल पढ़ाया था तो उसमें बताई थी एक बात कि जो पदार्थ कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं वो आसानी से गुजर जाते हैं, और जो कार्बनिक विलायकों में अवलय होते हैं वो आसानी से नहीं गुजरते। और ये किसके कारण होता है? लिपिड के कारण। ये लिपिड के एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है। तो यहाँ लिपिड कार्बनिक विलायकों में घुलनशील पदार्थों को आसानी से आने जाने देते हैं और अघुलनशील पदार्थों को उनके आकार आकृति के आधार पर, उनके परमाणु भार के आधार पर ये रोक लेते हैं। तो ये लिपिड होते हैं जो मेम्ब्रेन को संरचना और उसके कुछ कार्यों को यहाँ पर संपन्न करवाते हैं। उसके अलावा प्रोटीन, जब हमने सिंगर निकोल्सन का मॉडल पढ़ा था तो यहाँ पर प्रोटीन की भी बात की थी। तो यहाँ दो प्रकार की जो प्रोटीन पाई जाती है वो प्रोटीन पाई जाती है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। सेकंड पॉइंट, प्रोटीन। प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में पाई जाती है उसकी मात्रा भी हर सेल में अलग अलग होती है, कहीं ज्यादा होती है और कहीं कम होती है, लेकिन दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। एक होती है एक्सट्रिंसिक और दूसरी होती है इंट्रिंसिक। टोटल का 30% और टोटल का 70%। अगर दोनों की हम सममिति देखें तो दोनों ही कैसी होती हैं? असममित। ये भी असममित और ये भी असममित। जो इनका वितरण होता है वो वितरण असममित प्रकार का पाया जाता है। जल में घुलनशीलता, अगर इनकी हम जल में घुलनशीलता देखें तो ये घुलनशील होती हैं और ये अघुलनशील होती हैं। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक जो प्रोटीन होती हैं इनकी मात्रा अलग अलग होती है, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं, इनका वितरण जरूर सेम होता है, दोनों ही असममित रूप से वितरित पाई जाती हैं। प्रोटीन का अगर हम कार्य देखें यहाँ पर कि प्रोटीन क्या कार्य कर रही है, तो ये भी लिपिड के साथ में मिलकर के मेम्ब्रेन को ढांचा, संरचनात्मक ढांचा दे रही है। ढांचा प्रदान कर रही है, क्योंकि अकेले लिपिड ही मेम्ब्रेन को संरचनात्मक ढांचा प्रदान नहीं करता, उसके साथ में प्रोटीन भी मिली होती है। इसके अलावा यहाँ पर परिवहन का कार्य, तो परिवहन का कार्य लिपिड भी कर रहे थे, हाँ ये भी परिवहन का कार्य करती है। यहाँ पर कुछ आयंस होते हैं, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उन आयंस को और बड़े अणुओं को ये कोशिका के आर पार लाने ले जाने का कार्य करती है। तो यहाँ पर जिस प्रकार लिपिड संरचनात्मक ढांचा दे रहे थे, परिवहन का कार्य कर रहे थे,
उसी प्रकार यहाँ प्रोटीन भी दोनों ही कार्यों को संपन्न करवाती है। थर्ड, एंजाइम्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, कुछ आयंस भी पाए जाते हैं। बात करें आयंस की तो यहां पर सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस प्लस, ये सभी क्या है? एक्टिव आयन। सारे के सारे कैसे हैं? एक्टिव, सक्रिय आयंस होते हैं। आरएनएज, एटीपीएज, ये एक्टिव आयंस कोशिका की जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन से आर पार आने जाने का भी कार्य करते हैं, साथ में सांद्रता परिवर्तन का कार्य भी करते हैं, और कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे यहां पर जो कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक क्रियाओं को भी संपन्न करवाते हैं। तो ये एंजाइम्स जो होते हैं, ये मेम्ब्रेन की सतह पर पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स मेम्ब्रेन की सतह पर उपस्थित होते हैं, क्योंकि अगर कोई पदार्थ कोशिका के अंदर जाएगा तो वो सतह से होकर ही जाएगा, तो ये बाहरी सतह पर पाए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम जो होता है वो यहाँ पर मेम्ब्रेन की पारगम्यता को भी चेंज करता है, पारगम्यता में परिवर्तन करता है। मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो पोटेशियम आयन की सांद्रता के आधार पर कम या ज्यादा होती रहती है। तो ये एंजाइम्स कोशिका में पदार्थों के आने जाने को भी कंट्रोल करते हैं। उसके बाद के अलावा कुछ क्रियाएं जो होती हैं संपन्न, उन क्रियाओं को भी यहाँ पर संपन्न करते हैं। फोर्थ, कार्बोहाइड्रेट। फाइव % लगभग या इससे भी कम, फिक्स नहीं है, 5% या इससे भी कम कार्बोहाइड्रेट मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं। ये हेक्सोज, हेक्सोज एमीन, सियालिक एसिड, फ्यूकोज, ये सभी क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं उनको तो कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और जो लिपिड से जुड़े होते हैं उनको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड दोनों ही मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। दोनों ही जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मेम्ब्रेन में उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मात्रा बहुत कम है लेकिन कार्य बहुत बड़ा होता है। जब हमारी बॉडी में अंग प्रत्यारोपण का कार्य होता है,
जैसे किसी का लिवर खराब हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई, तो यहाँ पर जो अंग प्रत्यारोपण किया जाता है, तो अंग प्रत्यारोपण के समय दवाइयों के माध्यम से यहाँ पर इन चीज़ों की एक्टिविटी को कम किया जाता है, क्योंकि जो दूसरी बॉडी से यहाँ पर अंगों को यहाँ प्रत्यारोपित किया जा रहा है, जिससे उसको ये रिजेक्ट ना कर दें। तो यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सेल्फ और नॉन सेल्फ की पहचान करते हैं। सेल्फ और नॉन सेल्फ की पहचान करते हैं, मतलब कि कौन अपना है और कौन पराया है। यहाँ ये अपने अंग की और दूसरे बाहर से आए हुए अंग की पहचान करते हैं, तो इसीलिए बाहर मेम्ब्रेन पर होना जरूरी है बजाय अंदर के। तो यहाँ अंग प्रत्यारोपण के समय ये कार्बोहाइड्रेट ही हैं जो ऑर्गन्स को एक्सेप्ट या नॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम्स प्लस कार्बोहाइड्रेट के द्वारा कंप्लीटली या फिर कहें कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य। सॉरी, गुण। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य पीछे देखते हैं, पहले गुण। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं और ये गुण किस बात पर डिपेंड करते हैं, इसकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर ये गुण डिपेंड करते हैं। अणुओं का आकार, सांद्रता किसकी, अणुओं की, अणुओं पर आवेश, अणुओं की घुलनशीलता या कहें विलेयता, ये सारे ऐसे गुण हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की गुणों को डिफाइन करते हैं या फिर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गुणों को बताते हैं। इनके आधार पर कि अणुओं का आकार कैसा है, अणुओं की सांद्रता कैसी है, कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर, अणुओं पर आवेश कौन सा पाया जा रहा है, अणुओं की विलेयता कैसी है, इन सभी के आधार पर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गुणों को हम फाइनल करते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गुण यहाँ पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ ये 4 प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। पारगम्यता, परासरण, विसरण और उसके अलावा अभिगमन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चारों की चारों गुण पाए जाते हैं। पारगम्यता कैसी है, परासरण की क्रिया कैसे हो रही है, विसरण कैसे हो रहा है और अभिगमन कैसे हो रहा है। फर्स्ट देखते हैं पारगम्यता। अणुओं का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो गुजरना होता है,
क्योंकि यहाँ पर जो अणु हैं वो अणु कोशिका के अंदर जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, तो इन अणुओं को कहाँ से गुजरना होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। अब इस मेम्ब्रेन की पारगम्यता कैसी है, परमेबिलिटी कैसी है, परमेबिलिटी कम है या ज़्यादा है, कम है तो अणु आसानी से नहीं गुजर पाएंगे, और परमेबिलिटी ज़्यादा है तो आसानी से यहाँ से गुजर जाएंगे। तो यहाँ परमेबिलिटी अणुओं के आकार पर भी डिपेंड करती है। अगर आकार छोटा है तो ये आसानी से चले जाते हैं या आसानी से गुजर जाते हैं, और आकार बड़ा है तो ये आसानी से नहीं जाते। तो ये परमेबिलिटी पर ही डिपेंड करता है। साथ में यहाँ कोश जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की पोटेशियम आयन के कारण, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पोटेशियम आयन इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज कर देते हैं। तो पोटेशियम आयन की सांद्रता कितनी है, सांद्रता कम है या ज्यादा है, वो भी यहाँ परमेबिलिटी को चेंज करेगा। अणुओं पर आवेश कैसा है, तो उस आवेश के आधार पर भी यहाँ अणुओं का आना जाना होगा, और वो भी परमेबिलिटी को सपोर्ट करेंगे या फिर परमेबिलिटी कम या ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कैसी है, इस परमेबिलिटी के आधार पर ही, पारगम्यता के आधार पर ही अणु कोशिका के अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। सेकंड, परासरण। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।